हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड आज हम जा रहे हैं शुरू करने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आप जानते होंगे, ये एक बुक है जो स्पेक्ट्रम की बुक है। और आप जानते भी होंगे साथ में ये भी कि ये जो बुक है बहुत ही फेमस है इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के अंदर मैं उसी बुक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जो इससे आगे आने वाली बुक जो वीडियोस होंगी मेरी, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वो भी लगभग इसी बुक से होंगी। और कुछ पॉइंट्स हैं जो बुक्स में नहीं दे होते, या फिर हम कह सकते हैं कि जो राइटर होता है वो स्किप कर डालता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगते उसको। तो उन पॉइंट्स को, जो की पॉइंट्स होंगे, वो इस बुक की जो वीडियो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगा। इसको बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक अगर आपको जानना है पूरी हिस्ट्री को मॉडर्न इंडिया की। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, अगर आपको ब्रीफ हिस्ट्री पूरी जाननी है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री जाननी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बिना देर करते हुए। सबसे पहला जो हमें सवाल यहाँ पे देखना है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं वैसे ही हमें देखना है यहाँ पर, कि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। अभी हमने कहा कि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री हम जानेंगे, तो ये मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री शुरू ही कब से होती है, किस टाइम पीरियड से मतलब शुरुआत होती है। यहाँ पर अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा है और इसका अलग अलग ही टाइम उनके अकॉर्डिंग है यहाँ पर। मगर जो ख़ास है वो यहाँ पर ये है कि कुछ मानते हैं कि मिडिल 16th सेंचुरी के अंदर शुरुआत हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री की इंडिया की। मगर जो ऐसे हिस्टोरियंस हैं वो कम हिस्टोरियंस मानते हैं इस चीज़ को। वहीं जो दूसरी तरफ जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं इसमें जो मानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद से इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। या फिर कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं जो मानते हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद की जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है यहाँ पर। तो अलग अलग तीन पर्सपेक्टिव हैं यहाँ पर, उनके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं। अब बुक के अकॉर्डिंग अपने देखेंगे, जो बुक का दायरा है उसमें हम शुरुआत करते हैं। तो पहले यहाँ पर आता है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, हम अगर बात करें बुक की जो हेडिंग है क्वेस्ट टूवर्ड इंडिया, यानी कि एडवेंचर टू इंडिया आता है लिखा हुआ। इसमें मतलब हमें एडवेंचर या फिर इंडिया की खोज के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर इंडिया की खोज कैसे हुई। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि इंडिया की खोज कैसे हुई, या इंडिया की सी रूट की खोज कैसे हुई, क्या चीज़ हुई यहाँ पर। तो इसका आंसर यहाँ पर ये रहेगा कि जो इंडिया है भाई, उसको तो लोग जानते ही थे, तो उसकी खोज करने की ज़रूरत क्या थी। इंडिया को जानते थे, मगर जो यूरोपियंस थे उनके पास कोई डायरेक्ट सी रूट नहीं था इंडिया की तरफ, इसी की खोज करनी थी उनको, और उसी का काम उन्होंने करा यहाँ पर। सबसे पहला जो काम इसमें करता है, जो शुरुआत जहाँ से होती है, वो होते हैं पुर्तगाली होते हैं। वो शुरुआत करते हैं इंडिया को सर्च करने के लिए, जो इनका सी रूट होता है उसको ढूंढने की तैयारी वो ही करते हैं यहाँ पर। अब पोर्तुगाल के जो राजा होते हैं उस टाइम वो होते हैं प्रिंस हेनरी होते हैं। फिर मैनुअल आते हैं बाद में उनके बाद। तो उनके टाइम में ये सब काम होता है, सी रूट को सर्च ढूंढने का, वो काम उन्हीं के ज़माने में होता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें देखना है कि काम शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है पोर्तुगाल से। और फिर पोर्तुगाल जब इंडिया में आ जाता है तो वो भी अपनी इंडिया में कॉलोनी बना लेता है, जिसको वो कहता है ईस्टर्न इंडिया, यानी कि पोर्तुगीज़ इंडिया, यानी कि पुर्तगालियों का भारत। भारतीय उपमहाद्वीप का वो हिस्सा जो पुर्तगालियों के अंडर आता है कहलाता है ईस्टर्न इंडिया। अब ये हमें देखना है कि जो ये सी रूट है इसको ढूंढने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसके पीछे के कई रीज़न्स हैं, बैकग्राउंड है, तो हम जानते हैं पहले यहाँ पर। तो पहले का जो रीज़न आता है वो ये होता है, सन 1453 में क्या होता है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, यानी कुस्तुनतुनिया, जिसको इस्तांबुल आज के टाइम में कहा जाता है, इस्तांबुल या इस्तांबुल, उस पर कब्ज़ा हो जाता है, उसको कॉन्कर्ड कर लेते हैं यहाँ पर ओटोमन तुर्क मुस्लिम्स। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मुस्लिम्स करते हैं इसको कैप्चर। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे तुर्क मुसलमान हों या सारे अरब मुस्लिम्स हों, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। मगर जो ओटोमन जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं, तुर्क होते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं, जीत लेते हैं किसको, कॉन्स्टेंटिनोपल को।
मैं दिखाता हूँ आपको कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पर है। और उस समय के जो राजा होते हैं या फिर जो हम कहते हैं एम्परर होते हैं किनके, ऑटोमन्स के, वो होते हैं मोहम्मद फ़ातिह, जिनको ये तुर्क जो होते हैं महमद कहते हैं। यहाँ पर है आपका ऑटोमन में, ये देखिए पहला तो ये मैप है, ये पूरा ये है पूरा का पूरा रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर जब टूटने से पहले की बात है ये, जब बाइजेंटाइन इधर का तो बाइजेंटाइन बन जाता है, इधर का वेस्टर्न हम देखते हैं रोमन एम्पायर हो जाता है। तो यहीं पर है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल है, मैं एकदम मिनट पेन की जो इनको चेंज कर लूँ, यहाँ पर है, ये है पूरा तुर्की। तुर्की के अंदर जो आज का तुर्की है उसके अंदर यहाँ पर ये आप देखें छोटा सा बिल्कुल रास्ता है जोड़ने वाला एशिया और यूरोप को। यहीं पर एक शहर था या किला था जिसको कुस्तुनतुनिया या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था यहाँ पर, जिसको कॉन्कर्ड कर लिया था मुस्लिम्स ने। चलिए मुस्लिम ने कॉन्कर्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, सी रूट या जो इनका ट्रेड रूट होता है वो अफेक्टेड हो जाता है एंड डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। यहाँ प्रॉब्लम ही सारी मुस्लिम से होती है, जिसमें अरब भी हैं, तुर्की, चाहे कोई सा भी मुस्लिम हो। यहाँ पर होता क्या है कि यूरोप के अंदर जिस ज़माने की बात है उस ज़माने में होता क्या है, इससे पहले यूरोप के अंदर पुर्तगाल और स्पेन और कुछ फ्रांस का हिस्सा हो जाता था हिस्पानिया पेनिनसुला, और उस पर कब्ज़ा था मुस्लिम्स का। मुस्लिम वहाँ पे रूल कर रहे थे। और जब ये टाइम होता है, यहाँ पे हम देखते हैं मैनुअल है या फिर हम देखते हैं हेनरी हैं, और स्पेन के जो राजा होते हैं वो मुसलमानों को हराते हुए बिल्कुल अपने देश से निकालते हुए ख़त्म कर रहे होते हैं उनको वहाँ से, मतलब कि जो राज है बिल्कुल ख़त्म कर रहे होते हैं, जो उनकी मोनोपोली है, डोमिनेंस से, उसको बर्बाद कर रहे होते हैं पूरी तरह से, बिल्कुल सफाया। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि यार कॉन्स्टेंटिनोपल है और जो दूसरे रास्ते हैं, एक रास्ता मैं और दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्वेज़ नहर है, इसका का जो रास्ता है, स्वेज़ नहर हालांकि बाद में बनती है, तो इस तरफ से भी रास्ता से पड़ता था, मतलब रास्ता था सामान पहुँचाने का यूरोप के अंदर, उस पर भी बाद में आप देखेंगे, या फिर उसी टाइम देख लेते हैं तो ममलूक जो थे उनका राज था यहाँ पर। ममलूक, इजिप्शियन और मुस्लिम जो थे यहाँ पे उन्हीं का राज था, डोमिनेंस था उनका, पूरी तरह से मोनोपोली थी इस एरिया के ऊपर। इससे उनका जो ट्रेड है, ट्रेड किसका, खासकर पेपर, ब्लैक गोल्ड यानी कि काली मिर्च का जो व्यापार था वो कौन करते थे, अरब्स करते थे। अरब थे मुस्लिम, और अरब्स क्या करते थे, वो इंडिया से कोई सामान लेते थे, सी रूट के जरिए लाते थे, और जो यूरोप था उसके अंदर बेच दिया करते थे, वेनिस के थ्रू से बेचते थे वो उसको। और वेनिस है यहाँ पर, दूसरे भी कुछ देश थे और यहाँ पर उनके थ्रू उसको बेचते थे वो यूरोप के अंदर, तो वो 10 गुना रेट पे बेचते थे यूरोपियंस को। अब यूरोपियंस को प्रॉब्लम ये थी कि जो बेचने वाले हैं ये मुसलमान हैं, इनसे कैसे ख़त्म करा जाए, क्योंकि स्पेन के अंदर, हिस्पानिया पेनिनसुला के अंदर मुसलमानों का जो रूल था उसको ख़त्म कर चुके थे। तो उनके अंदर स्पिरिट आ चुकी थी, यार हमने यहाँ मुसलमानों को हराया है तो दुनिया के अंदर हम जहाँ मुसलमान होंगे उनको वहाँ भी हम हरा सकते हैं। वजह क्या है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस की, यानी कि इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की बीच की जो दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है, और वो लगातार सदियों चली आ रही है, और आज भी इस तरह से कायम है। वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप पढ़ते होंगे। मुस्लिम और क्रिश्चियंस मुश्किल से ही साथ में रहते भी हैं, तो लड़ते झगड़ते रहते हैं वो लोग। इसीलिए इनको लगा कि अब हम हराएंगे मुस्लिम्स को, मुस्लिम के जो डोमिनेंस है, मोनोपोली है इंडिया के जो स्पाइसेस हैं मसाले के ऊपर, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो पहला रीज़न यहाँ पर ये बन जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल पर मुसलमानों का कब्ज़ा। फिर दूसरा रीज़न क्या बनता है यहाँ पर बैकग्राउंड में जो हम देख रहे हैं, वो 15वीं सेंचुरी यानी कि सन 1400 से लेकर 1499 तक का जो टाइम होता है, सेंचुरी के लिए 15वीं सेंचुरी, उसमें यूरोप के अंदर पूरे में रेनेसांस की स्पिरिट फैली हुई होती है। अब रेनेसांस क्या है आप में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे, तो फ़िलहाल हम यहाँ पर ही बात करते हैं कि रेनेसांस एक बात है कि मतलब दिमाग से सोचकर क्यों, क्या, कैसे वाले बात जो थी। पहले क्या था यूरोप के अंदर, जो हम देखें पोप ने कह दिया या जो फादर ने कह दिया, चर्च के फादर ने, लोगों ने उसको मान लिया। जो राजा ने कह दिया कि हमारे पास डिवाइन पावर है, हमें ईश्वर ने ताकत दी है रूल करने की तुम्हारे ऊपर, और तुम दबे कुचले लोग हो हमारे आगे, उस चीज़ पे लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया राजाओं से और पादरियों से भी। तो यहाँ पर वही चीज़ हो गई यानी कि एक दौर आ गया, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ से, सब चीज़ों को देखने का वक्त आ गया, यहाँ पर समझने लग गए लोग। तो अब ये था कि लोगों को पहचानना था कि
कहाँ से मसाला इंडिया से हम ला सकते हैं डायरेक्ट मुसलमानों से बचाते हुए, ये मुसलमानों को हराते हुए, उनका जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करते हुए। ठीक है, अगला रीज़न यहाँ बनता है आपका कि जो आप देखते हैं कि शिप बिल्डिंग उस टाइम में यूरोप के अंदर बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुई थी, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, और साथ ही साथ नेविगेशन यानी कि रास्ता जो हम कहते हैं दिशा मालूम करना, उसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट उस टाइम फ्रांस से और यूरोप के जो हिस्सा है या फिर जो पुर्तगाल है, स्पेन है ख़ासकर, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। अब यहाँ पर ये सारे रीज़न्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से जो मसाले हैं, ऐसा नहीं है कि मसाले जाते थे यहाँ से होकर इस जगह से जा रहे हैं या कहीं यहाँ से होकर निकल गए बाद में। वो अरब भी ऐसे नहीं ले जाते थे, वो उनका यहाँ से मसाले लिए। मसाले यहाँ तो उगते ही नहीं थे नॉर्थ के अंदर, यहाँ तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये दिल्ली इंडिया का ज़मीनी हिस्सा था, यहाँ पे बाहर से अटैक होते रहते थे बार बार। यहाँ मसाले होते थे, काली मिट्टी यहीं पर थी, अच्छी मिट्टी थी वो जिसमें मसाले उगाए जा सकते थे, काली मिर्च खासकर। उनकी खेती यहाँ से हुई, यहाँ से आकर अरब्स ने, इधर से आगे अरब्स ने ख़रीदा और यहाँ से वो लेकर अपने देश में चले गए। फिर इसको फर्दर आगे उन्होंने यूरोप को बेच दिया, 10 गुने रेट में बेचा, जितने में ख़रीदा उससे 10 गुने में, और बहुत पैसा उन्होंने बनाया इससे प्रॉब्लम थी क्रिश्चियंस को, यानी कि यूरोपियंस को बहुत महंगा मसाला उनको मिलता था वहाँ पर। शिप बिल्डिंग इसका अगला रीज़न हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है जिसने हम कहते हैं कि आग में घी डालने का काम करा, उसने आग को भड़काया। यहाँ पर फ्रांस में आप देखेंगे, फ्रांस कह रहा हूँ, पुर्तगाल में, वहाँ पर जो यूरोप है वहाँ पर पोप थे पोप निकोलस 5 ने जो पुर्तगाल के रूलर हैं प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया। बुल इस चीज़ का सिंबल था कि आपको, हम जो सी रूट्स हैं, हम उसका राइट दे रहे हैं, आपको सी रूट सर्च करने हैं यहाँ पर। और कब दिया ये बुल? 1454 में उन्होंने बुल दिया, और इससे जो वहाँ के रूलर थे उनका नाम पड़ गया नेविगेटर। अब नेविगेटर पड़ गया नाम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, उनको इतना से किसी ने उत्साहित कर दिया, किसी ने उनको जोश दिला दिया कि चलिए भाई आपका वक्त आ गया, अब आपको ही सर्च करना है, सी रूट को ढूंढना है। सी रूट को कहाँ से कहाँ तक ढूंढने थे? सी रूट, सी टू द डिस्टेंट शोर ऑन ऑफ द ओरिएंट, यानी कि अभी एक मैप पर को दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पुर्तगाल था, तो डिस्टेंट ओरिएंट यहाँ था, यहाँ से इसको पार करके पार निकलना था आपको, शोर से आगे निकल कर। अब जहाँ तो यहाँ पर था, हालांकि ये पहली बार में ही सिर्फ यहीं तक पहुँच पाते हैं यूरोपियंस, खैर काफ़ी हद तक काम हो जाता है इनका यहाँ से। अब यहाँ पर बैकग्राउंड बनने लगा है, आप क्या देख रहे हैं कि एक रास्ता, एक रीज़न बन गया, दूसरा रीज़न बन गया, तीसरा बन गया, और आग में घी डाल दिया पोप ने, निकोलस ने। फिर दूसरा एक चीज़ और थी, आप अगर हम देख रहे हैं कि सी रूट सर्च करने का उनको राइट मिल गया यहाँ पर, मगर बुल तो सिंबल इस चीज़ का नहीं है। बुल किसका सिंबल है? ताकत का। और ताकत इनके पास किसके अगेंस्ट थी? यहाँ पर जो यूरोपियंस थे, मुस्लिम के अगेंस्ट थी यहाँ पर। मुस्लिम में यहाँ पर टर्क हो चाहे कोई भी मुस्लिम हो, सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए वो। जहाँ जहाँ उसकी मोनोपोली थी उसको, यानी कि जो पोप निकोलस थे उनका मानना था, ये था, इस तरह से सिंबल उनका ये था देने का कि आपको जो मुस्लिम मोनोपोली है, हेगेमनी है दुनिया में, उसको ख़त्म कर देना है, उसको उड़ा देना है, हवा में उड़ा देना है, पारा पारा कर डालना है उसको। इसलिए ये खासकर उनको दिया गया था। फिर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ऐसा तो था नहीं कि पुर्तगाल में ही इस तरह तरक्की हो रही थी, तो दूसरे देश भी थे यूरोप के अंदर, वहाँ भी तरक्की अच्छी खासी हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था। अब कैसे करें, क्योंकि स्पेन भी था उस ज़माने के अंदर, स्पेन के अंदर मुसलमानों को हराया गया था, ठीक है, यूरोप के अंदर, और पुर्तगाल भी साथ में ही था। तो फिर आखिर में होता क्या है, इन दोनों देशों में रहती है एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास कहते हैं इसको, ठीक है। इस ट्रीटी में होती है ये 1497 में, और इसके अंदर क्या किया जाता है, इस ट्रीटी के अंदर पुर्तगाल यहाँ पर है, ठीक है, और बराबर में है इसके स्पेन। एक मिनट इसको जूम कर डालता हूँ मैं, देखिए ये है पुर्तगाल इधर वाला और ये है स्पेन, ठीक है। अब इन दोनों देशों के बीच तय क्या होता है कि भाई जो देश है, दुनिया है, उनको अपने राइट्स को ये बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ये आपने एक लाइन खींच ली यहाँ से, इस लाइन के जो इधर का एरिया होगा वो जो रिसर्च होगी या फिर सी रूट ढूंढे जाएंगे वो स्पेन ढूंढेगा, यानी कि वेस्टर्न साइड में, और जो ये ईस्टर्न साइड है इधर की, ये इधर का हो जाए, इधर से इधर तक का हो, कहीं का भी हो,
उसको ढूंढ लेगा कौन? पुर्तगाल। अब ये सारा माहौल बन जाता है और आखिर में जो शुरुआत होती है वो हो जाती है सी रूट ढूंढने की। तो पहला नेविगेटर निकलता है यूरोप के जो पुर्तगाल है वहाँ से, उसका नाम होता है बार्थोलोमेओ डियास। बार्थोलोमेओ डियास निकलते हैं यहाँ पे अपने यूरोप में, पुर्तगाल से निकलते हैं सी रूट ढूंढने के लिए। हालांकि वो सी रूट इंडिया तक का ढूंढ नहीं पाते, वो सिर्फ पहुँच पाते हैं उस टाइम 1487 में। कहाँ पर? केप ऑफ गुड होप को राउंड करके। केप ऑफ गुड होप से मतलब जानते थे उस टाइम तक यूरोपियन, उससे आगे थोड़ा कहाँ पर देख लीजिए, केप टाउन जो है आज के टाइम में, यहीं पर केप ऑफ गुड होप है। और बहुत सारे केप यहाँ पर हैं, कितने हैं, जैसे कि केप ऑफ ऑगस्टस है। तो क्या करते हैं ये नेविगेटर, यहाँ से होते हुए जाते हैं और कुछ यहाँ पर आके ये रुक जाते हैं इसके आसपास के रीजन में, यानी कि इंडिया तक तो ये नहीं पहुँच पाए, मगर कुछ आगे तक तो ये पहुँच ही चुके थे यहाँ पर। फिर आते हैं यहाँ पर जो सबसे ख़ास जिन्होंने इंडिया के सी रूट को ढूंढा था, जिन्होंने इंडिया को नहीं ढूंढा था, इंडिया की तरफ के सी रूट को ढूंढा था, वो थे वास्को डी गामा। वास्को डा गामा निकलते हैं पुर्तगाल से, राइट लेते हैं राजा से कि हमें आदेश दीजिए, हमें हक दीजिए इस चीज़ का कि हम सी रूट को ढूंढ पाएँ। तो राजा कहते हैं ठीक है जी, आप जाइए ढूंढिए सी रूट को। अब जो राउंड ऑफ कर चुके थे यहाँ पर बार्थोलोमेओ डियास, उससे आगे बढ़ के वास्को डी गामा निकलते हैं और वहाँ पर उनको हेल्प मिलती है गुजराती पायलट की, मतलब जहाज़ का पानी का जहाज़ का पायलट जो होता है, इसका नाम था अब्दुल माजिद। और अब्दुल माजिद उनकी हेल्प करते हैं और उनको इंडिया के कालीकट पोर्ट पर छोड़ डालते हैं। कालीकट समुद्री जो रीजन होता है वहाँ पर ये इनको छोड़ डालते हैं। और कब पहुँचते हैं यहाँ पर ये? मई 1498 में। अब जिस टाइम यहाँ पर ये वास्को डी गामा पहुँचते हैं, बेसिकली सीधी सी बात है कि दुनिया में राज चल रहा था राजाओं का उस टाइम। तो यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा थे ज़ैमुरीन, जिन्हें समुद्रिनी या फिर समुद्री कहा जाता था। और ये क्या करते हैं? वेलकम करते हैं वास्को डी गामा का। अब इसके पीछे भी इनका लालच छुपा होता है। जो ज़ैमुरीन्स होते हैं, ज़ैमुरीन्स को ये होता है कि भाई जब कोई दूसरे देश से कोई कहीं से नया कोई आदमी आ रहा है तो वो मेरे लिए तोहफे लेके आता है, बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे। और ज़ैमुरीन थे तो लालची ही यहाँ पर, क्योंकि वो अरब से बहुत पैसा लिया करते थे और फ़ायदा मिलता था अरब से उनको, या फिर दूसरे जो व्यापारी थे। वही चीज़ उससे वास्को डी गामा से, मगर वास्को डी गामा भाई साहब लेके जाते ही नहीं हैं कुछ भी चीज़ अच्छी खासी। दरबार में पहुँच जाते हैं, कोई ख़ास तोहफ़ा उनके पास नहीं होता, हालांकि मुलाकात कराते हैं। अब इस चीज़ पे क्या होता है कि जो ज़ैमुरीन होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और इनके बीच, वास्को डी गामा और ज़ैमुरीन के बीच कोई ख़ास ट्रीटी या फिर बातचीत बन नहीं पाती कि हमें व्यापार करना है भारत से। हालांकि क्या करते हैं, जो वास्को डी गामा होते हैं कुछ सामान लेते हैं इंडिया से और उसको ले जाकर बेच डालते हैं यूरोप में, और बहुत ही भारी मुनाफा वो कमाते हैं। और यूरोपियंस भी ये चीज़ देखते हैं कि यार सस्ता माल लाया है, बहुत महंगा बेच रहा है, यूरोप के अंदर बहुत आमदनी है, यानी कि पैसे ही पैसे आ गए इनके पास, पैसे ही पैसे होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि भाई जब हमने बात करी थी कि सी रूट ढूंढा इन्होंने, मगर सी रूट तो पहले जानता भी कोई और भी था यहाँ पर, जो कि अफ्रीका से, हम क्या फिर कह सकते हैं अरब की खाड़ी से जो जैसे यहाँ से यहाँ तक के लोग जानते थे सी रूट को भारत के। यानी कि किसी न किसी की दुकान तो पहले यहाँ पर थी। दुकान जैसे कि हम एग्जांपल तौर पे ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी की दुकान खुली है और उसके बराबर में एक दुकान और खुल जाए तो वो चिढ़ने लग जाता है इस चीज़ से और सोचता है कि इस तरह से इसकी दुकान को बंद कराया जाए ताकि मेरा मुनाफा ना ख़त्म हो। वो थे यहाँ पर अरब को इससे दिक्कत होने लगी, चिढ़ होने लगी यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर दूसरे क्रिश्चियंस है साथ में, इनके दिमाग में भी बात थी कि यार ये क्रिश्चियंस कैसे यहाँ पर आ गए, ख़ासकर यूरोपियंस कैसे यहाँ पर आ गए। तो यहीं से इनके बीच एक तरह से जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है, मगर यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा वैसा नहीं होता जैसे होना चाहिए था। मतलब सिर्फ एक जलन जो आ जाती है उनके बीच में, डर जाते हैं और उनके बीच में प्लानिंग शुरू हो जाती है किस तरह से इनको यहाँ से हटाया जाए। खैर वास्को डी गामा पर लौट जाते हैं, कुछ टाइम रुक के 3 महीने रुक के लौट जाते हैं वापस से ये और चले जाते हैं यूरोप वापस से। अब जो रास्ता था वो तो लोग जान चुके थे। फिर दूसरा यहाँ से आता है वो ये जिसको कहा जाता है थर्ड, ये थर्ड अरमडा होता है, यानी कि अरमड। जो पुर्तगाली होते हैं जो वो वॉयेज भेजते हैं इंडिया की तरफ, उसको वो अरमड कहते थे। पहला कौन लेकर आए थे? बार्थोलोमेओ, ठीक है। फिर दूसरा लेकर आए वास्को डी गामा और तीसरा लेकर आते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्राल।
अब पेंडो अल्वारेस कैब्राल के बारे में कहा जाए तो इनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स थे। किसकी तरफ से? जो पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल फर्स्ट, उन्होंने राइट्स दे रखे थे इनको। और जो वास्को डी गामा है, तो सामान लेने के लिए नहीं आए थे, ढूंढने के नहीं आए थे, बस ज़्यादा से कुछ सामान लेके चले भी गए थे थोड़ा बहुत। मगर कैब्राल जो थे वो पूरी प्लानिंग से आए थे यहाँ पर, कि जो वास्को डी गामा नहीं कर पाए हैं वो काम मुझे करना है। या फिर जो रूलर थे उन्होंने कहा था, फ्रांस के पुर्तगाल के रूलर ने कहा था कि जाके आपको ट्रीटीज़ करवानी है या फिर कोई बातचीत बनानी है कालीकट में जाकर। तो ये डायरेक्ट इंडिया नहीं आते। जो कैब्राल होते हैं ये क्या करते हैं, जब पहुंचते हैं निकलते हैं अफ्रीका से, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं इस तरफ। ये घूम नहीं पाते, घूमते नहीं या फिर घूमना नहीं चाहते थे, क्या मतलब था इनका अपना। और इसमें क्या कर डालते हैं, ये ढूंढ डालते हैं ब्राज़ील को। आज के में जो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील है, उसको ये ढूंढ लेते हैं। चलिए खैर, इनको तो जाना था इंडिया। वहाँ समझते हैं कि मैंने कोई आइलैंड ढूंढा, बाद पता चलता है कि इन्होंने पूरा कॉन्टिनेंट ढूंढ डाला। अब इंडिया के नहीं फ्री निकलते हैं वहाँ से, और रास्ते में कई जगहों से होते हुए आते हैं। फिर अपना ही आखिर में इंडिया जो है पहुँच जाते हैं 13 सितंबर 1500 में। ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ ना कुछ नेगोशिएशन मतलब बातचीत बना लेते हैं। जो लोकल रूलर्स होते हैं, सिर्फ कहाँ के कालीकट के नहीं, कन्नानूर के जो लोग होते हैं उनसे बातचीत बना के रखते हैं यहाँ पर ये। और किसी जैसे बातचीत बनाकर ये अपनी एक फैक्ट्री यानी कि एक तरह से वेयर हाउस अपना ये खोल लेते हैं सामान रखने के लिए यहाँ पर। और यही एक माइलस्टोन होता है इंडिया की हिस्ट्री में कि कोई पहली यूरोपियन कंपनी भारत में पहुँचती है और उसने अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोली थी। मगर ये बात ध्यान रखनी है, इस टाइम इंडिया यूनाइटेड नहीं था, अखंड भारत नहीं था। ज़ैमोरिन्स अलग रूल कर रहे थे। और जो हम बात करें दिल्ली सल्तनत उस ज़माने में मौजूद थी। मुग़ल्स आप देख रहे होंगे तो मुग़ल्स उस टाइम में नहीं थे यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत का रूल था यहाँ पर दिल्ली में, नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि इंडिया के। अब फिर यहाँ पर इन्होंने 13 सितंबर को अपनी फैक्ट्री खोली, मतलब 13-14 को उन्होंने फैक्ट्री खोल ली। इससे क्या हुआ, अब अरब्स के बीच में डर बैठ गया, अरब्स के बीच में। और जो लोकल रूलर्स उन्होंने कहा ये कौन है, कहाँ से आ गए, और ये जो हमारी जो दुकान है उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो हमारे पैसे ही पैसे हैं ना वाली स्कीमें वो ख़त्म हो रही हैं यहाँ पर, तो इनको भगाओ, इनको डराओ और किसी से भगा दो इनको यहाँ से। तो यहाँ पर होता क्या है, 16 और 17 दिसंबर के बाद टाइम पर इनकी जो फैक्ट्री होती है उस पर लोकल हिंदूज़ एंड अरब्स अटैक कर डालते हैं, जिसमें 50 से लेकर 70 तक जो पुर्तगाली होते हैं वो मारे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो कैब्राल आया था, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले कि उसके पास रूलर जो था पुर्तगाल का, जिसका नाम था मैनुअल फर्स्ट, उसका पूरा सपोर्ट था यहाँ पर। अब पूरा सपोर्ट था तो सीधी सी बात है कि वो अकेला नहीं आया था। कम से कम भाई साहब 15 से 20 जहाज़ ये लेकर आया था, मतलब 12-15 जहाज़ ये लेकर आया था। इसमें गन्स लगी हुई थी यानी कि तोपें लगी हुई थी, और 500-700 ये सैनिक भी साथ में लेकर आया था अपने। तो कैब्राल को आता है गुस्सा, और वो जो अरब की शिप हैं, जहाज़ होते हैं इनको सीज कर लेता है, मतलब कब्जे में ले लेता है अपने। और जो उनका क्रू होता है उसके हाथ कान पैर कटवा के उनको मार डालता है। जितने इनके मरते हैं पुर्तगालियों के, उससे कई गुना ज़्यादा ये मार डालता है। और शहर यानी कि कालीकट पर कई दिन तक बमबारी लगातार ही करता है। जो कालीकट के जो राजा होते हैं, जो लोकल रूलर्स होते हैं, वो डर जाते हैं और आखिर में वो इनसे ट्रीटी कर लेते हैं। कहाँ के रूलर, कालीकट एंड कन्नानूर। कन्नानूर थोड़ा सा ऊपर होता है कालीकट से, अगर मैप में दिख सके तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है कन्नानूर, ये है कालीकट, ठीक है। कालीकट से थोड़ा ऊपर है कन्नानूर, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इनके रूलर से ये एक ट्रीटी कर लेता है यहाँ पर, कौन, पेड्रो कैब्राल, यानी कि कैब्राल ट्रीटी करता है। और इस तरह से यहाँ पर इनके जो बाद फैक्ट्री होती है, वो काम जो वास्को डी गामा ढूंढने की नहीं आया था, वो काम को इनने स्थापित इंडिया में पूरी तरह से अब कर दिया था। अब ये आपस क्या करता है, कुछ दिन जब बमबारी कर चुका होता है, कुछ दिन रुकता है, सामान की ख़रीदारी करता है और यूरोप पहुंच जाता है, सामान को बेच डालता है। मगर जो इनके साथ बिहेवियर था वो गलत हो चुका था यहाँ पर लोकल रूलर की तरफ से, और मुस्लिम्स भी, अरब की तरफ से भी ऐसा हो चुका था। इसके जवाब में यहाँ पर 4th आर्मडा आता है, आर्मडा जिसको कहा जाता है, आर्मडा आता है, जिसमें जो वास्को डी गामा है, वहाँ के जो पुर्तगाल के रूलर हैं, वो उनको एक लेटर देते हैं
और चाहते हैं कि वो जाएं भारत में कालीकट में, और वहाँ पर जो रूलर्स हैं उनको राज़ी करें कि जो पोर्तुगीज़ इंटरेस्ट है या फिर पोर्तुगीज़ की जो बेइज्जती हुई है वो उसके बदले अपनी जो शर्तें हैं उनको माने और उनके अंडर काम करने लग जाएं। मतलब पुर्तगीज़ को वहाँ पर मौका मिले अपनी फैक्ट्रीज वापस से स्थापित करने का, और जो बदले में जो गलती हुई है रूलर से वो उसका हर्जाना भरें। ठीक है, यहाँ पर यह आता है। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर इसमें साथ में क्या होता है, इसकी 15 शिप्स होती हैं और 800 आर्मी मैन भी साथ में होते हैं बदला लेने के लिए। अब यानी कि ये फुल फ्लैश वॉर लड़ने के लिए, बैटल लड़ने के लिए यहाँ पर आता है कि अब तो दबाना है और कब्ज़ा करना है। मगर ये ज़मीन पे मजबूत नहीं होते पुर्तगाली, ये बात मुश्किल, एक बहुत अलग काड़ा हम देखें तो अलग ही पॉइंट है यहाँ पर। ये मजबूत होते हैं समुद्री नेवी के अंदर। खैर, तो ये क्या करते हैं, जब इंडिया पहुँचने वाला होता है वास्को डी गामा, उससे पहले भी कई काम करते हुआ ये आता है। क्या क्या करता हुआ आता है ये, एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री होती है, ठीक है, वहाँ पर ट्रेडिंग पोर्ट होती है जहाँ पर कि रूल कर रहे होते हैं किलवा सल्तनत के रूलर, मुस्लिम होते हैं ये। जो सफ़ाला क्या कहते हैं पोर्ट कहलाती थी, वहाँ पर ये जो लोग हैं उनको सबमिट करने के लिए राज़ी कर डालता है। मतलब उन पर बमबारी वगैरह करता है, उनको हराता है और उनको अग्री कर लेता है कि आप हमें सोने का एक बड़ा हिस्सा देंगे बदले में, अगर आपको यहाँ से ट्रेड करना है तो। क्योंकि इनकी मोनोपोली तो यहाँ तक हो चुकी है, इतने पे तो इनका कब्ज़ा हो चुका है यहाँ तक, पुर्तगालियों का मान जाते हैं ये। और साथ में ही यहाँ पर कहीं रास्ते में ही क्या करते हैं, इस तरफ के रीजन में एक जहाज़ जा रहा होता है हज करने के लिए, उसके लोगों को ये जहाज़ को मार, जो लोग होते हैं जहाज़ में उनको ये मार डालते हैं। ये कहलाता है हज पिलग्रिमेज शिप इंसिडेंट। ठीक है जी। अब ये जो सारी ख़बरें हैं कहाँ तक पहुँच रही थी, कालीकट और कन्ननूर तक। तो जो वहाँ के रूलर्स थे वो डरे हुए थे वास्को डी गामा से। हालांकि फिर ये पहुँचता है कहाँ पर, कन्ननूर पहुँचता है और ये मांगता है बदला कि जो आपने साथ में उसके साथ कहा था कैबा के साथ में, उसका बदला दीजिए हमें। और यहाँ जितने भी सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। मगर ज़ोमरीन डर तो जाता है इनसे, मगर हिम्मत फिर भी रहती है उसके अंदर। वो कहता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ायदा होता है किससे ज़्यादा उनको, ज़ोमरीन को, अरब से। तो इस चीज़ का वो मानता नहीं है यहाँ पर। और साथ में क्या करता है, ये एक लेटर लिखवाता है साथ उसी टाइम ज़ोमरीन, और जो अपने विद्रोही गुट होता है, जो कि कोचीन के जो राजा थे वहाँ पर, उनके पास ये भेज डालता है और कहता है कि भाई अभी का वक्त ऐसा है कि आप और हम मिलकर वास्को डी गामा है जो आए हैं पोर्तुगीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। जो हमारे बीच के मैटर हैं हम बाद में सुलझा लेंगे इस चीज़ को। मगर जो वहाँ का रूलर्स होता है वो इतना चंट होता है, क्योंकि विद्रोही तो होता ही है, वो उसके लेटर को भेज डालता है कि इसके पास वास्को डी गामा के ही पास, वो उल्टा भेज डालता है। ज़ोमरीन ने भेजा उसको, वो भेज डालता है पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा है उनके पास, उसको भेज डालता है। अब यहाँ से पता चल जाता है जो पुर्तगाली हैं कि भाई गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं से। इसके जवाब में क्या होता है कि वास्को डी गामा जो है वो कालीकट है, यानी कि जहाँ पहुँचता है वो कालीकट पहुँचता है, कन्ननूर पर छोड़ता है वो। तो कन्ननूर और कालीकट पे वो करता है दबा के बमबारी, समुद्र के जरिए से बमबारी करता है शहर के ऊपर, और जो रास्ता है सामान आने का उसको पूरा तरह से वो सीज़ कर लेता है, कब्ज़ा कर लेता है रास्ते के ऊपर, अपनी मोनोपोली आ जाती है यहाँ पर। अब ज़ोमरीन डर चुके होते हैं इस चीज़ को लेकर कि यार जगह तो हमारी, कब्ज़ा किसी और का हो रहा है यहाँ पर। फिर आखिर में यहाँ पर जो पहली बैटल होती है, बैटल ऑफ कालीकट 1503, वो लड़ी जाती है, और जिसमें जो पुर्तगाली होते हैं वो कहीं ना कहीं पर जीत जाते हैं यहाँ पर। किन से, जो कालीकट के रूलर्स होते हैं उनसे, और उनके बीच ट्रीटीज़ हो जाती हैं। मतलब पक्की ट्रीटीज़ नहीं होती, कुछ तरह से ट्रीटीज़ हो जाती हैं कि आप अपनी फैक्ट्री को लगा लीजिए यहाँ पर, और कन्ननूर है, कालीकट है, इन जगह पे वो और साथ में कोचीन भी उस टाइम तक इनमें मिल चुका होता है, और यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं आप। अब फैक्ट्री लग गई, और जो पुर्तगाल जो मोनोपोली है वो समुंदर में तो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। यहाँ से जो जहाज़ जाएगा वो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं कौन, पुर्तगाली। फिर यहाँ पे वो बमबारी करके इनको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि रूल हल्का हल्का शुरू हो चुका है पुर्तगालियों का इंडिया पर। अगर आप देखेंगे कि आप ये पढ़ते हैं तो ये आपको मीडिवल हिस्ट्री में मिलेगा पढ़ने को, मगर हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पुर्तगाल कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता है यहाँ पर। तो बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो किताब का दायरा है मैं उसके अंदर बता रहा हूँ आपको। और कुछ दूसरे पॉइंट मैंने शामिल करें, जैसे कि बुक में ये नहीं थे
ये मैंने शामिल करें, इसमें कोई ज़रूरी बात बताने हैं आपको। अब जब इंडिया में पुर्तगालियों का राज हो चुका है, समुद्र मोनोपोली कायम हो चुकी है, तो जो पुर्तगाल के रूलर होते हैं वो भेजते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मेड़ा को। फ्रांसिस्को डे अल्मेड़ा किस लिए आते हैं? इनको बनाया जाता है भारत का फर्स्ट गवर्नर एंड वायसराय ऑफ पुर्तगीज इंडिया इन 1505 में, मार्च के टाइम 25 मार्च को। यानी कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, वायसराय बनता है, जो कि यूरोपियन होता है, वो होता है फ्रांसिस्को डे अल्मेड़ा। वो किसने यहाँ पर आता है? उसका मकसद यहाँ पर ये होता है कि जो मुस्लिम की मोनोपोली है उसको अब चकनाचूर बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए, बिल्कुल भी ना रहे मुस्लिम यहाँ पर। और इसको भेजा क्यों जाता है? क्योंकि ग्रेनाडा क्या होता है, जो पुर्तगाल, जो स्पेन होता है, हिस्पानिया पेनिनसुला था, उसमें मुस्लिम्स की आखिरी अपनी एक कंट्री होती है, देश होता है जहाँ मुस्लिम रूल कर रहे होते हैं। उसमें मुसलमानों को हराने में मदद करता है ये फ्रांसिस्को डे अल्मेड़ा, मतलब कट्टर दुश्मन मुसलमानों का ही है, इसने इसको भेज डालता है यहाँ पर। और फिर जो उस ज़माने में कौन राजा होता है पुर्तगाल का? जॉन सेकंड रूलर होते हैं फ्रांस के यहाँ पर। और ये इसको ऑर्डर देते हैं जो मुसलमानों की जितनी पोर्ट्स हैं तो सब पे कब्ज़ा कर ले, और मुसलमानों की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि हमने ख़त्म करी ना यहाँ पर भी, हिस्पानिया में भी, अब जाके तो वहाँ भी ख़त्म कर। ठीक है, तो ये करता भी है। एडन पर कब्ज़ा कर लेता है, पोर्ट ऑफ एडन पर। ऑर्मुस पोर्ट पर कब्ज़ा कर लेता है ये, ऑर्मुस पर। मलक्का पर भी करता है, मुस्लिम के ट्रेड को बर्बाद करने के लिए, मुस्लिम को कमज़ोर करने के लिए। अब बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ पर है। अदन कहाँ पर है? अदन है यहाँ पर, ये रहा, बे गल्फ़ ऑफ अदन में है यहाँ पर अदन। ये यहाँ पर किस लिए है कि आपको देख रहे होंगे कि जो सी रूट है वो घूम के जाता है, यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट तो पहुँचेगा नहीं। जो जहाज़ थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि डायरेक्ट पहुँच जाए, पहले यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, इससे मतलब बॉर्डर से लगता हुआ ज़मीन से। अब दूसरा होता है वो होता है ऑर्मुज़ स्टेट, यहाँ पर है निकली हुई यूएई के पास, इस पर ये कब्ज़ा करता है। फिर मलक्का स्टेट पे भी कब्ज़ा करता है। मलक्का कहाँ पर थी? यहाँ पर, यानी कि यहाँ से होता हुआ यहाँ गया और कब्ज़ा कर लिया इसके ऊपर। क्यों करता है? क्योंकि चाइना से जो सामान ट्रेड होता था वो यहीं से होता था। अब इनका जो पूरा इंडियन ओशन है उस पे कब्ज़ा हो जाता है, साथ में अरेबियन सी है, उसके जो रास्ते होते हैं उन पे भी इसका कब्ज़ा हो जाता है। ये इसको ऑर्डर मिले हुए होते हैं। और साथ में ये फोर्टिफिकेशन भी करवाता है बहुत जगहों पर, जैसे अंजीविदा में करवाता है, कोचीन में करवाता है, किल्वा एंड कन्नानूर। किल्वा बताया था मैंने आपको पहले ही, जहाँ पे वास्को वहाँ पहुँच चुका था पहले ही। और यहाँ पर क्या करता है? कब्ज़ा तो कर लिया, किले बनवा लिए, सैनिक कहाँ से आएंगे? तो जो ये अपने पुर्तगाली सैनिक होते हैं उनको वहाँ छोड़ डालता है रखवाली करने के लिए। और इस तरह से जो पोर्तुगीज़ कॉलोनिज़म होता है वो शुरू हो चुका होता है यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ये थोड़ा ख़राब हो चुका है यहाँ पर से, बता दूंगा मैं आपको ये बैटल के बारे में। तो बैटल होती है, पहली बार होती है, इसका नाम होता है बैटल ऑफ कन्नानूर। बैटल ऑफ कन्नानूर ये पहली बैटल होती है, नेवल बैटल होती है, जो इंडियंस वर्सेस यहाँ पर पोर्तुगीज़ होते हैं उनके अंदर बीच में होती है। इसमें होता क्या है? बैटल के अंदर 200 शिप होते हैं इंडियन फ्लीट के, यानी कि इंडिया के बेड़े के 200 शिप होते हैं, जिस पर तोपें नस्ब होती हैं, मतलब जो कैनन्स होती हैं वो लगी हुई होती हैं, जो कि बनाई किसके ज़रिए होती हैं? इटालियंस के ज़रिए से। 2 इटालियंस होते हैं, बनवाते हैं उसमें, और हिंदू, अरब्स और टर्किश क्रूज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ पर इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी आ चुकी है। फिर भाई अपना जो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा है, वो कौन चाहेगा खोना? वो चाहेगा कि लड़ बढ़ के एक बार मर जाऊँ या एक बार फैसला हो जाए, इसलिए इनके बीच बैटल होती है। और जो पोर्तुगीज़ होते हैं इनके पास शिप तो कम होते हैं, मगर ये समुंदर के राजा होते हैं, पानी के राजा होते हैं, क्योंकि यार इतनी दूर से ये घूम कर आ रहे हैं तो इनको नॉलेज नहीं कैसे चलाना जहाज़, कैसे हमला करना है, कैसे पोजीशन लेनी है। तो ये इस बैटल को जीत जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जब बैटल होती है ये कन्नानूर की तरफ होती है, तो कन्नानूर के आसपास की जो बाउंड्री होती है पुर्तगाली उसको पूरी तरह से सीज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और इस तरह से उनका कब्ज़ा हो जाता है कन्नानूर पर। राजा हालांकि वहाँ रहेगा, मगर फिर भी
अब वो ख़त्म हो गई, इसकी जो अहमियत थी वो ख़त्म हो जाती है। और जो कन्नानूर है वो कब्ज़े में रहता है पुर्तगालियों के, फिर यहाँ पे किला बनाया जाता है पुर्तगाल का। फिर दूसरी बैटल फिर होती है यहाँ पर आगे चल के, फिर जगह और बैटल होती है, बैटल ऑफ चाल कहलाती है, जिसमें उल्टा होता है सब, पुर्तगाली हार जाते हैं इसके अंदर और जो इंडियंस होते हैं वो जीत जाते हैं। अब यहाँ पर जो बैटल के अंदर जो किसके बीच में होती है बैटल, ये पोर्तुगीज़ एंड इजिप्शियन फ्लीट के बीच होती है। इजिप्शियन फ्लीट के अंदर सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि इजिप्शियंस थे, ज़ोमरीन्स के जहाज़ भी इसके अंदर थे, जो कि छोटी जहाज़ होते थे और कमज़ोर जहाज़ थे। अब जो इजिप्शियन हैं इनको जहाज़ चलाने या जहाज़ इतने इनके अच्छे बनते नहीं थे, क्योंकि क्या वजह थी आप जानते होंगे, जो इजिप्ट है और जो ये सारा सऊदी अरब के आसपास का रीजन है, रेगिस्तानी रीजन है, तो लकड़ी तो मिलती नहीं है यहाँ पर। लकड़ी नहीं मिलती तो वो उसको जहाज़ को किस तरह से बनाना सीख जाएंगे अच्छे से अच्छा। जो उनको मिलता है जहाज़ बना के ले आते हैं वो इंडिया में लड़ने के लिए, और ख़ैर वो लक होता है उनका, वो जीत भी जाते हैं यहाँ पर। और ये बैटल होती है 1508 में। इसमें जीतता कौन है यहाँ पर, बैटल एंडेड विद इन ममलुक विक्ट्री, ममलुक जीतते हैं। और जो ममलुकों का यहाँ पर जो कमांडर होता है वो होते हैं अमीर हुसैन अल खुर्दी। ठीक है जी। अब यहाँ पर पुर्तगाली हार जाते हैं और फिर यहाँ पर क्या होता है, जो कन्नानूर की तरफ का जो घेराबंदी होती है वो ममलुक कर लेते हैं, ममलुक घेराबंदी करते हैं कन्नूर की, मगर इसमें क्या होता है पुर्तगाली जीत जाते हैं उनसे बचाने में अपना आपको। अब इनका कब्ज़ा हो रहा है और बैटल शुरू हो चुकी है यहाँ पर। फिर अगली बैटल होती है इनके टाइम में ही होती है, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के टाइम में ही होती है, वो कहलाती है बैटल ऑफ दीव। 1 साल बाद हो जाती है ये दीव में, दमन एंड दीव जो आप जानते होंगे, दीव में ये बैटल होती है। जिसको जीतता कौन है, यहाँ पर जीतते हैं पुर्तगाली इसको। मगर इस बैटल के अंदर अब वो नहीं था बात कि छोटे से लोग हों, क्योंकि दीव जो था वो ज़ोमरीन्स के अंडर नहीं था, वो तो गुजरात सल्तनत का हिस्सा था। तो गुजरात सल्तनत के जो राजा होते हैं वो अपने जहाज़ों को भेजते हैं, जो बुर्जी सल्तनत कहलाती है, सॉरी बुर्जी सल्तनत कह रहा हूँ, सल्तनत तो गुजरात होती है, और जो ममलुक सल्तनत होती है वो भी भेजते हैं अपने जहाज़ों को। और साथ में जो ज़ोमरीन होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, बनाते हैं जहाज़, मतलब अपनी सेना को भेजते हैं। अब जहाज़ बनाने के लिए चाहिए था कुछ ना कुछ सरिया, तो जो वेनिस होता है, यूरोप का हिस्सा होता है वेनिस, वो सपोर्ट करता है इन सब की। क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई वेनिस को भी फ़ायदा था व्यापार से। अगर पुर्तगाली आ जाएंगे तो वो अलग से सामान ख़रीद के आगे नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। और साथ में ऑटोमन टर्क भी सपोर्ट करते हैं इनको जहाज़ों से अपने। और ये जो पुर्तगाली होते हैं वो अगेन इस बैटल के अंदर जो बैटल ऑफ चौल होता है उसका बदला ले लेते हैं और इनको हरा देते हैं। और इस तरह से जो दीव होता है ये बहुत ख़ास पोर्ट होता है उस ज़माने के अंदर, उस पर यह कब्ज़ा कर लेते हैं। होता क्या है यहाँ पर आप देखें, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको मैप में एक बार फिर से, इंडिया का मैप छोड़िए यहीं से देख लेते हैं हम। ये जो इंडिया का मैप है, अगर आप देखें कि जो व्यापार है वो यहाँ से नहीं था, कालीकट से व्यापार ज़्यादा नहीं था, व्यापार था यहाँ से इस रीजन में। और इस रीजन में आप और जूम करूँ तो मैं यहाँ पर दमन होता है, गुजरात के ठीक नीचे दमन है, यहाँ पर दमन दीव होता है, सॉरी दीव का आइलैंड होता है, वो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कि बहुत ख़ास पोर्ट होता है, अच्छा जगह, ज़मीन अच्छी होती है वहाँ की, पानी भी अच्छा होता है वहाँ पर जहाज़ चलाने के लिए। तो ये पहली बैटल नहीं थी, दूसरी बैटल थी जो जीतते हैं कौन, पुर्तगाली। और इस तरह से शुरू होता है दीव के ऊपर जो पुर्तगालियों का राज, जो कि 400 साल तक कायम रहता है और फिर बाद में उसको ख़त्म किया जाता है। वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए ही हम यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। फिर अगली बैटल, और इसमें क्या होता है, जो ये होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, ये देता है पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए कई तरह से वाटर्स कहलाते हैं, जो नदी होती है और जो उसके समुद्र से मिलता हुआ होता है एरिया, वो कहलाता है ग्रीन वाटर। यानी कि जो आप समुंदर के अपने तट है जो रखवाली कर रहे हैं, तो वो ब्लू वाटर का नेवी होती है, वो कहलाती है। जो से अमेरिकन नेवी है वो ब्लू वाटर नेवी है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया तक पहुंच जाती है अपने जहाज़ों को लेकर। इंडिया भी काफ़ी हद तक ब्लू वाटर पर चलता है, यानी कि जो समुंदर का हिस्सा अपनी हद से आगे का जो हिस्सा होता है वो ब्लू वाटर कहलाता है। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों होती है इसमें, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे रीजन पे कंट्रोल करता है। कितने बड़े रीजन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारा का सारा रीजन है, पुर्तगाली के अंडर तो ये है नहीं। तो पुर्तगाल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये सारा जो जगह है ये ब्लू वाटर कहलाएगी।
और जो ये पास लगा बॉर्डर ये ग्रीन बॉर्डर कहलाता है। तो यहाँ से ये कब्जा कर चुका है यहाँ तक। तो ये जो रीजन है ये सारा ओशन का हिस्सा है, सी का हिस्सा नहीं, ओशन का हिस्सा है ये। इसलिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी मशहूर होती है, जिसमें ये क्या कहता है कि हम भले से ही ज़मीन पे कमज़ोर हों, मगर समुंदर में हमारा ही राज होना चाहिए ताकि हम जो ट्रेड है उसको कंट्रोल कर सकें यहाँ से। खैर है कि जो रूलर्स होते हैं फ्रांस के, फ्रांस के कह रहा हूँ, पुर्तगाल के, वो जो वायसराय भेजते हैं उसको सिर्फ वो 3 साल के नहीं भेजते हैं, और फ्रांसिस को अल्डीमेड़ा के टाइम में ही दूसरे रूलर को भेज डालते हैं, जिनका नाम होता है अल्फोंसो अल्बुबर्के। ये इनके टाइम में ही आ जाते हैं, और जो डी अल्मेड़ा होते हैं उनके टाइम के अंदर ये लड़ते भी हैं, ड्यू की जंग को लड़ते हैं। हालांकि जो अल्मेड़ा होते हैं वो खुद गिरफ्तार भी करते हैं कुछ टाइम के लिए इनको, और मानते नहीं इनकी बात को। तो यहाँ पर फिर इनके बाद अल्बुबर्के जो होते हैं वो बनते हैं वायसराय जनरल इंडिया के। इनका भी वही एम होता है कि क्या क्या काम करने हैं, 3 डायमेंशनल इनका एम होता है, पॉलिसी होती है इनकी। क्या करना है, क्रिश्चियनिटी को फैलाना है और इस्लाम को ख़त्म करना है, हराना है, और जो अपने स्पाइसेस का ट्रेड है, सी रूट के जरिए से ट्रेड हो रहा है उसको सिक्योर करना है, मुस्लिम इस पर अटैक ना कर पाए, ना कोई दूसरा। अब ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो दूसरी जगह जो होती हैं, दिखाता हूँ मैं, रेड सी कहाँ पर है, वहाँ ये घुस जाते हैं जाके। और ये पहली बार होता है कोई यूरोपियन जो घुस रहा होता है इसके अंदर, किसके अंदर, रेड बॉर्डर के अंदर, रेड सी में। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ तक तो कब्ज़ा इनका होता है, और यहाँ मुसलमानों का डोमिनेंस बाकी होता है। तो ये इसके अंदर भी घुस जाते हैं और अपनी जो नेवी होती है उसको तैनात कर डालता है यहाँ पर ये फ्रांसिस्को डे अल्बुबर्के। ठीक है, और जो दूसरे जो हम देखते हैं पोर्ट्स होती हैं मुस्लिम्स की खासकर, ये उन पे लगातार कब्ज़ा करता चला जाता है यहाँ पर। अब इसके ज़रिए से ही क्या होता है कि जो पुर्तगाल में जो दुनिया के अंदर रूल होता है, एम्पायर बन जाता है पुर्तगीज़ का, वो इसकी वजह से ही बनता है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्के को ही माना जाता है कि उसने ही सही तरीके से इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करा था। क्यों? कि फ्रांसिस्को जो डी अल्मेड़ा था, वास्को डी गामा हो, कैब्राल हो, वो अपनी मोनोपोली तो कायम कर पाए थे समुंदर के ऊपर, ज़मीन पर नहीं कर पाए थे वो कब्ज़ा सही से। और ये जब ये अल्बुकर्के आता है, यही शुरू करता है कि भाई जल्दी बड़े से बड़े मजबूत किले बनाए जाएं कि ताकि हम अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, अपनी जो इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर कर पाएँ। ये कंट्रोल करता है, कब्ज़ा करता है किस के ऊपर, मलक्का एडन के ऊपर भी कब्ज़ा तो हो चुका था पहला कब्ज़ा हुआ था, और छोटी आर्मी थी, छोटे फैक्ट्रीज़ थी। अब फोर्टिफिकेशन कौन करवाता है, अल्बुकर्के करवाता है यहाँ पर, और संधियाँ करवाता है वहाँ के लोकल रूलर से, ताकि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाइए। यहाँ पर क्या होता है, गोवा के साथ क्या चीज़ है यहाँ पर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा सबसे ख़ास बात है यहाँ पर। कॉन्क्वेस्ट और गोवा में होता यहाँ पर ये है कि गोवा के जो लोग होते हैं वहाँ पर, गोवा जो पोर्तुगीज़ हैं इनका एक सपोर्टर होता है जो कि हिंदू होता है, तमोजी उसका नाम होता है, तमोजी क्या होता है, प्राइवेटर्स जो होते हैं वो क्या है कि भाड़े के सैनिक होते हैं जो किसी के भी हाथ बिक जाते हैं। तो पुर्तगाली के हाथ ये बिक जाते हैं क्योंकि हिंदू होते हैं ये। और जो गोवा होता है वो कंट्रोल में उस ज़माने में मुस्लिम के कंट्रोल में होता है। ठीक है, आदिल शाह होते हैं वहाँ के रूलर, और उनके कंट्रोल में यहाँ पर जो ये क्या हम कहते हैं गोवा होता है, उनके कंट्रोल में यहाँ पर ये होता है यहाँ पर। और बाकी की हिस्ट्री यहाँ पर ये है कि तमुजी कब्ज़ा करवाते हैं पंजिमी किले के ऊपर, ही जो किला होता है पंजिम का उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, जो पणजी कहलाता है आज के टाइम में। और जो पुर्तगाल है, सैनिक होते हैं पुर्तगाल के, वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर से आसानी से। और पुर्तगाली ये कहते हैं वहाँ के इंडियन से, हम आपको मारेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे हम आपको, आज सिर्फ ये मान लीजिए कि हम आपके राजा हैं। तो जो लोग होते हैं वो कहते हैं बचने के लिए बेहतर ये है कि हम मान लें इस चीज़ को कि हाँ ये हमारा राजा है। तो लोग इस बात को मान लेते हैं और उसको अपना जो राजा होता है उनको राजा एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर इनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है, 1 मिनट, स्लाइड मिस हो गई थी इसमें एक। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों से ही कहता है कि हम आपको धार्मिक राय देंगे, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्के कहता है कि हम आपको राय देंगे अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। जो टैक्स है वो बहुत कम कर देंगे। जो रूलर्स थे आदिल शाह डायनेस्टी पर रूल कर रही होती है, तो उनसे हम कम टैक्स लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पुर्तगाल का जो रूल होता है गोवा के ऊपर, वो शुरू हो जाता है 17 फरवरी 1510 में।
मगर यहाँ पे क्या होता है, इनको भागना पड़ जाता है कि मुस्लिम फोर्स होती है, रेजिस्टेंस करती है और दोबारा से कब्ज़ा कर लेती गोवा के ऊपर। और जो पुर्तगाली होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो चुपचाप आते निकल जाते हैं, बिल्कुल गोवा से कहते हैं छोड़ यार बाद में आएंगे दोबारा से तैयारी करके। और या फिर बाद में 3 महीने बाद जाकर वो आते हैं यहाँ पर लौट के, नवंबर 24 नवंबर को पर लौट कर आते हैं ये। और दोबारा से एक ताकतवर बेड़ा लेकर आते हैं जिसमें 34 शिप होते हैं, 1500 पुर्तगाली, 300 मालाबारीज होते हैं। मालाबारीज कौन होते हैं, जो आपके श्रीलंका के साइड जो होती है, जो श्रीलंका है वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो। क्योंकि आपने देखा होगा जो अल्मेड़ा है उसने कब्ज़ा कर लिया था सी ऑफ मलक्का पर, स्टेट मलक्का पर, तो वो देख तो चुका ही था वहाँ के जो श्रीलंका थे वहाँ से लोगों को लेकर आते लड़ने के लिए। और इस तरह से क्या होता है, सेकंड बैटल कहलाती है ये, सेकंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा कहलाता है। आदिल शाह की जो हम कहते हैं यहाँ पर एक जगह जो फ्लीट होती है वो उनके बीच, और यहाँ पर जो दूसरे हम कहते हैं पुर्तगाली हैं आदिल शाह और बुर्जी सल्तनत यहाँ पर मिलती है। और फिर जो पुर्तगाली ममलूक होते हैं वो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम इनका, और इनके जो पुर्तगाली होते हैं वो मिलाते हैं साथ में अपने साथ बीजापुर सल्तनत को, बीजापुर एम्पायर को मिलाते हैं। और इस तरह से लड़ाई होती है इन दोनों के राजाओं के बीच, और जिसमें पुर्तगाली जीत जाते हैं। और आखिरकार जो गोवा पर हम कहते हैं कि नेवी के ज़रिए से या आर्मी के ज़रिए से कंट्रोल हो जाता है यहाँ पर। फिर गोवा को बनाते हैं पुर्तगाली अपनी प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न पोर्तुगीज़ इंडिया। या फिर जो हम देखें कि पुर्तगालियों का जो ईस्टर्न राज होता है, जहाँ जहाँ उनका कब्ज़ा होता है, यानी कि ईस्टर्न यानी कि इंडिया का ईस्ट नहीं, उनका जो ईस्ट होता है वहाँ की प्रोविंशियल कैपिटल बन जाती है पुर्तगाल। और इस तरह से हम देखते हैं कि गोवा के ऊपर, दमन के ऊपर अभी हमला नहीं हुआ, दीव के ऊपर अटैक हो चुका है, और कोचीन का जो सारा आगे आसपास का इलाका है कालीकट है, उस पर कब्ज़ा जो पुर्तगाली हैं इस तरह से हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, इसके अंदर हमने बात करी थी पुर्तगालियों ने कैसे कंट्रोल करा, सर्च करा यहाँ पर। तो यहीं पर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्पेक्ट्रम के थ्रू ही आगे बढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री को। बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।